Good evening, all of you. This is Harimohan from Knowledge Chamber Academy, and this is the class fourth for the economy, right? तो लास्ट लेक्चर में जो हमने बात की थी वो हमने बात की थी नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, मतलब कमर्शियल बैंक जो है हम पूरी तरह से कर ही चुके थे, लेकिन उसके दो पोर्शन रहते हैं। एक तो रीजनल रूरल बैंक्स और सेकंड है आपका कोऑपरेटिव बैंक्स। तो उनको थोड़ा पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हमें आज जो स्टार्ट करना है नेक्स्ट लेक्चर में वो हम मॉनेटरी पॉलिसी करेंगे, और बड़ा लंबा टॉपिक रहेगा वो अपने आप में ही। तो यहां से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है सवाल उठने की, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी से आपको पता है कि लास्ट टाइम भी आपके एचसीएस के पेपर में जो है ये क्वेश्चन यहाँ से आया था। ठीक है, तो मर्जर ऑफ बैंक्स तक हम कंप्लीट कर चुके थे कि कब कब किस किस बैंक को किस किस में मर्ज किया गया है, ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, क्या साउंड और वीडियो क्वालिटी ठीक है? मुझे एक बार कमेंट करें, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिएगा, अब मैं बात कर रहा हूं किसकी? आरआरबी की। आरआरबी क्या है आपका? रीजनल रूरल बैंक्स। रूरल बैंक्स, देखिएगा क्या मतलब था रीजनल रूरल बैंक्स का। अभी अगर आपको वो चार्ट याद है जो मैंने बताया था कि हमारे यहाँ पे अभी तक साइड बाय साइड क्या चल रहा था कि हमने कंट्री के अंदर कुछ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक ओपन किए। उन्हीं का पार्ट है आपका क्या? आरआरबी भी। तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में जो मेजर कैटेगरी हमको देखने को मिली जो स्टार्टिंग में ओपन किए गए, क्या वो मैं बोल सकता हूं कि आपके पब्लिक सेक्टर बैंक थे? क्या मैं बोल सकता हूं कि पब्लिक सेक्टर बैंक थे? जैसे कि एसबीआई हो गया। एसबीआई का एवोल्यूशन भी मैंने आपको बताया था कि कहां कहां से कैसे कैसे आया। पीएनबी हो गया, कैनरा बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, ये बहुत सारे बैंक जो है खुले पीएसबी। उसके बाद कुछ अलग सेक्शंस, या जो पॉपुलेशन के अंदर ही एक सेक्शन ऐसा था जिनका ट्रांजैक्शन बड़ा था, बिजनेस अच्छे थे, उनकी डिमांड्स को कैटर करने के लिए यहाँ पे प्राइवेट बैंक भी खुले साथ में ही, जिसको आज आप बोलते हैं आईसीआईसीआई या फिर आपका एक्सिस, एचडीएफसी। ठीक है, तो ये सारे बैंक भी क्या थे? साइड बाय साइड खुल रहे थे। अब यहां तक प्रॉब्लम क्या थी कि हमने जो बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल करवाने की कोशिश की टू द लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, वो हो रही थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो रूरल एरिया के अंदर, अब समझिए ये कब की बात बोल रहा हूं मैं आपको, ये मैं आपको बात बता रहा हूं 1870 की, सॉरी 1970 की। 1970 की बात मैं कर रहा हूं यहां पे। 1970 के दशक में यहां पे क्या हो रहा है कि आप आज भी एग्री करेंगे कि अबव 85 90% के अराउंड, अप्रोक्सीमेटली 90% पॉपुलेशन जो थी वो कहां अंगेज थी? एग्रीकल्चर और उसकी अलाइड एक्टिविटीज में। या तो एग्रीकल्चर में डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या उससे अलाइड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थी। ठीक है, यही सब चल रहा था। बहुत जो अर्बन पॉपुलेशन थी बहुत कम थी। ठीक है, उनकी डिमांड भी अलग थी, उनके बिजनेस भी अलग थे, उनकी अलग से उसके लिए बैंक भी थे। तो अब यहां पे क्या किया गया कि यहां पे जो आदमी इन्वॉल्व है ना इस एग्रीकल्चर सेक्टर में या अलाइड एक्टिविटीज में, तो यहां पे क्या हो रहा है, इसकी कुछ अलग डिमांड्स है जिनको कैटर किया जाना था। इसको लोन भी बहुत छोटा सा चाहिए था, 1000 रुपए इसको मोर देन इनफ थे। ठीक है, इतनी सी रिक्वायरमेंट इसकी थी। कुछ सोशल स्कीम्स के बेनिफिट इसको लेने थे, सोशल स्कीम्स के बेनिफिट इसको लेने थे। ठीक है, और मोस्टली जो है इसके जो पेइंग कैपेसिटी थी या बोरोइंग कैपेसिटी थी, वो सारी की सारी किस पे डिपेंड थी? आपके क्रॉप पे डिपेंड थी कि इसकी क्रॉप कैसी चल रही है। अब ये पे बैक भी उस टाइम कर पाएगा जब क्रॉप अच्छी हो, अगर क्रॉप फेल कर गई तो ये पे बैक भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, बोरो भी किस टाइम करेगा कि 1-2 साल अगर इसको फसल अच्छी मिली है। और अभी तक मैंने आपको बताया था कि इससे पहले जब ये बैंकिंग फैसिलिटीज से कनेक्ट नहीं हुए थे, फाइनेंशियल इंक्लूजन इतना नहीं हुआ था, तब तक क्या चल रहा था इस टाइम पे? तब तक क्या चल रहा था कि ये मनी लेंडर के जाल में फंसे हुए थे। तो कोई भी मनी लेंडर जो है एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जो है इनसे चार्ज कर रहा था और सब कुछ कर रहा था।
तो रूरल इकोनॉमी को, अब मैं दूसरा वर्ड यूज कर रहा हूं, रूरल इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। तो रूरल इकोनॉमी में क्या आ गया आपका, एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज। इस इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए यहाँ पे किसकी क्रिएशन की गई, किसको स्टेब्लिश किया गया, आरआरबी को स्टेब्लिश किया गया, रीजनल रूरल बैंक्स को। अब मोस्टली कौन लोग थे इनमें, मोस्टली आपके लेबर क्लास हो गई, आपके स्मॉल जो है आप बोल सकते हो आर्टिशियंस हो गए, ठीक है, फार्मर्स हो गए, ठीक है, पुअर सेक्शन हो गया सोसाइटी का, और नीडी पीपल हो गए। ये बहुत अलग टाइप की डिमांड थी इनकी। तो इसीलिए यहाँ पे इस इकोनॉमी को उठाने के लिए, डेवलप करने के लिए, उन डिमांड्स को कैटर करने के लिए यहाँ पे किसको एस्टेब्लिश किया गया था, आरआरबीज को एस्टेब्लिश किया गया था, रीजनल रूरल बैंक्स को एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, क्योंकि अभी तक क्या था, जैसा कि मैंने बताया कि जो भी आपके चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक हो या फिर आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, ठीक है, ये क्या कर रहे थे, इनकी जो अभी तक 1970s के टाइम तक इनकी जो ब्रांचेस थी वो सारी की सारी कहां पे थी, मेजर सिटीज के अंदर थी, मेजर सिटीज के अंदर थी। आप याद कीजिए, पेरेंट्स से पूछिए, ग्रैंड पेरेंट्स से पूछेंगे तो अब आपको पता चलेगा कि उस टाइम पे अकाउंट बहुत रेयर आदमी का होता था किसी बैंक में। और इनको अगर मान लीजिए थोड़े बहुत पैसे की जरूरत है, ठीक है, जिसका अकाउंट भी था, तो इनको ट्रांजैक्शन करने के लिए कहां पे जाना पड़ता था, उस सिटी में जाके ट्रांजैक्शन करना पड़ता था। आज तो हम बैठे बैठे मोबाइल से ही सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन ये टाइम तब थोड़ी था। तो मेजर सिटीज में जाना पड़ता था। अब मान लीजिए कि किसी की तबीयत खराब हो गई और उसको कुछ पैसे की जरूरत है, तो अब वो आदमी क्या करेगा, सिटी जाएगा, फिर पैसे लेके आएगा, फिर डॉक्टर के पास लेके जाएगा, तो बहुत ज्यादा दिक्कतें थी। तो इसीलिए इनको एक्सटेंशन, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को और प्राइवेट सेक्टर बैंक को, कुल मिला के मैं बोल सकता हूं कमर्शियल बैंक को ये जिम्मा थोड़ा बहुत दिया गया कि आप जो है रूरल एरियाज की तरफ भी जो है जाइए और वहां पे कुछ ऐसा एस्टेब्लिशमेंट करिए। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि आरआरबी की कंपोजिशन क्या होती है, कौन कितना शेयर डालता है उसमें। ठीक है, तो बैकग्राउंड आप समझ गए कि क्यों जरूरत पड़ी। ठीक है, अभी कनेक्ट है क्लास। ओके, ठीक है। तो दूसरा क्या था, कौन आ गया भाई, जी मैम बताइए। हेलो, आई थिंक गलती से हुआ है ये आपसे। कोई क्वेश्चन है तो मैसेज डाल दीजिए मुझे प्लीज। ओके, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बताया कि यहाँ पे गांव के अंदर जो पुअर पीपल हैं, जो पुअर पीपल हैं, ये मोस्टली रिलाई कर रहे हैं किस पे, मनी लेंडर पे। किस पे, मनी लेंडर पे। ठीक है, और मनी लेंडर क्या कर रहा है, इनकी सारी जमीनें हड़पता जा रहा है धीरे धीरे। क्या करता जा रहा है, क्योंकि ये जमीनों को क्या करना पड़ता है, मोर्गेज करना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, इसके पास कि भाई मेरे 2 एकड़ जमीन ले लो और मुझे इतना पैसा दे दो, और क्रॉप फेलियर अगर हो गया तो ये मॉर्गेज लैंड जो है चली गई उसके हाथ से। तो कहने का मतलब फार्मर जो है अब नाम नाम का फार्मर रह गया, सारी जमीनें किसके पास शिफ्ट होती जा रही है, मनी लेंडर के पास होती जा रही है। ठीक है, तो अब मॉर्गेज में चाहे कुछ भी हो, उसका गोल्ड हो या उसकी जमीन हो या जो भी, ठीक है, लेकिन उसके हाथ से एसेट जाते जा रहे थे, किसके हाथ से, फार्मर के हाथ से। किसके हाथ में जा रहे थे, मनी लेंडर के हाथ में। ठीक है, और इन सब का कारण क्या था कि क्रॉप फेलियर हो रहा था बार बार। क्रॉप फेलियर, अभी तो जैसे आप देखेंगे सिंचाई करने के लिए ट्यूबवेल्स, पंप्स, पता नहीं क्या क्या लगा दिए, लेकिन उस टाइम पे नहरों से ही सिंचाई की जाती थी, कैनाल इरिगेशन था। ठीक है, तो वो और भी ज्यादा दिक्कतें थी, और इरिगेशन नेटवर्क बहुत कम था। ठीक है, तो मोस्टली रेनफॉल पे ही डिपेंड थे। ठीक है,
तो गवर्नमेंट को यहां पे एक बात में समझ आई कि अगर अगर बैंक्स गांव तक नहीं पहुंचे, अगर बैंक गांव तक विलेज लेवल पर नहीं पहुंचे, तो यहां के लोग ऊपर जरूर पहुंच जाएंगे। ठीक है, कुछ हालत ऐसी होती जा रही थी। तो इसी वजह से ही सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट किया गया आरआरबीज का। तो चलो अब आरआरबी पढ़ते हैं जल्दी से, क्या है कैसे है, मैंने बैकग्राउंड आपको बहुत बता दिया। ठीक है। तो आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक्स। ठीक है। सबसे ऑब्जेक्टिव अगर इसका पूछा जाए, क्योंकि यहां से थोड़ा फिलोसॉफिकल एंगल का या थियरी बेस्ड क्वेश्चन ही आएगा, टेक्निकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आएगा। तो यहां पे जो ऑब्जेक्टिव अगर पूछा जाए तो उसमें आपको लिखना है टू कैटर द नीड्स ऑफ, टू कैटर द नीड्स ऑफ रूरल इंडिया, रूरल इंडिया। ठीक है, उन लोगों की डिमांड्स को, नीड्स को कैटर कर रहा था ये। ठीक है। फिर इन्हीं के पास क्या लेके जाना था, फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज लेके जानी थी। ठीक है। अब जो आरआरबी थे, इनकी खास बात क्या थी कि दे तो लोन कौन रहे थे, पब्लिक सेक्टर बैंक भी दे रहे थे, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक के जो लैंडिंग मोटिव था, उसके पीछे प्रॉफिट मेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था। प्रॉफिट मेकिंग, ये जो आपको लोन दे रहे थे, ये सारा का सारा किस चक्कर में दे रहे थे, प्रॉफिट मेकिंग में। और प्रॉफिट मेकिंग कहां से ज्यादा हो सकती थी, बड़े बिजनेसमैन से ज्यादा हो सकती थी। ठीक है, जो बड़ा लोन लेगा उससे ज्यादा हो सकती थी, जिसकी पेइंग कैपेसिटी हो, ठीक है, पे बैक करने की कैपेसिटी हो, तो उनको ये ज्यादा दे रहा थे। अब आरआरबी को यहां पे खोलने का मतलब क्या था, वैसे तो पब्लिक सेक्टर बैंक थे ही, तो इसमें कुछ चेंज भी करना था। तो यहां पे इसके लोन्स रेट जो थे, जो लोन्स के रेट्स थे, वो जो थे क्या थे, बहुत लो थे। ठीक है, बहुत लो रेट पर जो है क्या दिया जाता था, लोन दिया जाता था रूरल इंडिया के अंदर। ठीक है। अब किस किस को दिया जाता था मेनली, तो वही मार्जिनल फार्मर्स को, मार्जिनल, मैं इसको बदल लिखता हूं शायद, मार्जिनल फार्मर्स को, आर्टिसंस को, लेबर क्लास को। ठीक है, तो ये छोटे छोटे जो लोग थे, इनको ये स्पेशली दिया गया। ठीक है। अब अब वो पूछेगा आपसे थोड़ा सा, अगर टेक्निकल जाके इसमें पूछता है कि आरआरबीज का एस्टेब्लिशमेंट कब किया गया, किस कमेटी कमीशन ने किया, कब किया गया, ये सारी बातें पूछेगा। ठीक है। तो आरआरबीज को जो एस्टेब्लिश किया गया, वो किया गया सबसे पहले आपका 2 अक्टूबर, गांधी जयंती। ठीक है, 2 अक्टूबर 1975 में। कब किया गया, 2 अक्टूबर 1975। और इसके लिए एक एक्ट लेके आई गवर्नमेंट। कौन सा एक्ट, आरआरबी एक्ट 1976। ठीक है, ये याद रखना बस, आरआरबी एक्ट 1976 के तहत पहले ही 75 में एस्टेब्लिशमेंट कर दी गई थी थ्रू एन ऑर्डिनेंस ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है। अब सिफारिश या किसके रिकमेंडेशन पे हुआ ये सब, तो एक ग्रुप था जो ये सब देख रहा था, तो उस ग्रुप का नाम है नरसिमन, नरसिमन वर्किंग ग्रुप, ये इसको बोला जाता है, नरसिमन वर्किंग ग्रुप। इसने रिकमेंड किया था टू ओपन और एस्टेब्लिश आरआरबीज थ्रू आउट द इंडिया। ठीक है। अब फिर वो थोड़ा सा और अगर अंदर डिटेल पूछेगा, फैक्ट्स पूछेगा, तो इसमें पहला आरआरबी आपसे पूछा जा सकता है कि पहला आरआरबी कहां खोला गया था। ठीक है, तो फर्स्ट आरआरबी जो ओपन किया गया, वो किया गया आपका मुरादाबाद यूपी के अंदर, मुरादाबाद यूपी के अंदर। ठीक है। अब नाम क्या था इस आरआरबी का, ठीक है, तो इसका नाम जो दिया गया था, वो दिया गया था प्रथम, प्रथम बैंक। हाँ, ठीक है, प्रथम बैंक इसका नाम था। अब
अब जो आरआरबी जो ओपन किए गए थे ना, वो अलग से नहीं बनाए गए थे, हालांकि एक सेपरेट एंटिटी थे, लेकिन इतना भी अलग नहीं थे। वो किसके अंडर काम कर रहे थे? पब्लिक सेक्टर बैंक के अंडर ही काम कर रहे थे। तो इसमें क्या कर रहा था कि ये जो भी, मैं यहां बता देता हूं, जो भी आरआरबी जो ओपन किया जाएगा ना, आरआरबी जो ओपन किया जाएगा, इसमें तीन चीजें होंगी, तीन शेयर होंगे। किस किस के शेयर हैं? एक तरफ होगी आपकी कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। एक तरफ कौन होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरी तरफ कौन होगा? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट होगी। और तीसरा कौन होगा? तीसरा होगा आपका स्पॉन्सर्ड बैंक। स्पॉन्सर्ड बैंक। तो अब यहां से एक बात समझ में आई कि अगर आपको कोई भी आरआरबी ओपन करना है, ठीक है, तो पहला उसमें किसका शेयर होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का। दूसरा उसमें शेयर किसका होगा? स्टेट गवर्नमेंट का। अब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट आपको कैपिटल दे सकती है, लेकिन एक्सपर्टीज नहीं दे सकती, क्योंकि ये बैंक रूरल इंडिया के अंदर खोले गए थे, नया स्टाफ लिया गया था इसके लिए। तो स्पॉन्सर्ड बैंक क्या करता है? उनको वर्किंग बताता है कि कैसे आपको काम करना है, स्टाफ की ट्रेनिंग वगैरह का ध्यान रखता है, अकाउंट्स मेंटेनिंग का काम रखता है कि कैसे कैसे आपको अकाउंट मेंटेन करने हैं, प्लस कुछ कैपिटल भी यहां पे जो है अरेंज करता है स्पॉन्सर्ड बैंक। ठीक है, तो अब इसमें शेयर था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शेयर था वो कितना था? 50%। कितना शेयर है? ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई, आरआरबीज में सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना शेयर है, या स्पॉन्सर्ड बैंक का कितना रहता है, या स्टेट गवर्नमेंट का कितना रहता है, ये प्लीज ध्यान से देख लेना। स्टेट गवर्नमेंट का जो शेयर है वो है 15%। कितना है? 15%। और स्पॉन्सर्ड बैंक का जो शेयर रहता है आरआरबी के अंदर, वो रहता है 35%। ठीक है, जितनी भी, मान लीजिए कि 10 करोड़ रुपए लेके आपने क्या किया है, एक आरआरबी को ओपन किया है कहीं भी रूरल इंडिया के अंदर, किसी भी लोकल एरिया के अंदर, तो इस कैपिटल में शेयरिंग जो होगी वो इस रेशियो पे होगी, 50:35:15। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। स्टेट गवर्नमेंट का 15 रहता है, माइंड वेल। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का 50% रहेगा, और स्पॉन्सर्ड बैंक का 35% रहेगा। ठीक है, स्पॉन्सर्ड बैंक का काम क्या है? कुछ कैपिटल, अकाउंट्स, स्टाफ, वर्किंग, या फिर आप पॉलिसी मेकिंग बोल लीजिए, ठीक है, वो सारा काम स्पॉन्सर्ड बैंक का रहेगा। तो ये जो आपका, यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ये जो आपका फर्स्ट आरआरबी ओपन किया गया था मुरादाबाद यूपी के अंदर, जिसका नाम प्रथम बैंक था, ये इसका स्पॉन्सर्ड बैंक कौन था? अब सेंट्रल का तो हमें पता चल गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट थी। हम बात करेंगे ना मैम, अभी अभी करेंगे, अभी बात कर रहे हैं, ये यही बता रहा था मैं। तो ये जो प्रथम बैंक है, इसका हमें पता चल गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, और स्टेट गवर्नमेंट कौन सी हो गई? यूपी की। तो इसको जो स्पॉन्सर किया गया था वो किया गया था सिंडिकेट बैंक ने। याद है सिंडिकेट बैंक? मैंने मर्जर के टाइम पे बताया था, किसमें मर्ज कर दिया गया था? कैनरा बैंक में। याद है? ये देखिए, ये मैंने मर्जर बताया था ना जब बैंक का, 2020 में ये रहा आपका थर्ड नंबर पे सिंडिकेट बैंक, जिसको मर्ज कर दिया था किसके अंदर? कैनरा बैंक के अंदर। तो आज ये बैंक नहीं है, जबकि फर्स्ट आरआरबी जो खोला गया था वो, उसमें स्पॉन्सर्ड बैंक कौन था? सिंडिकेट बैंक। क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन आपका? ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है, जो भी पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, मैं बोलूं तो कमर्शियल बैंक हैं, ये क्या करते हैं? ये डायरेक्ट अपनी ब्रांच रूरल एरिया में ना खोल के, आजकल तो हालांकि इनकी ब्रांच आ गई है, हर हर गांव में आपको एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन के ऊपर पीएनबी, एसबीआई, ये वो सब दिख जाएंगे बैंक। खुद मेरे गांव में आपको 3 बैंक दिख जाएंगे। ठीक है, तो अब कमर्शियल बैंक डायरेक्ट भी आ गए, लेकिन जब डायरेक्ट नहीं आ रहे थे तो क्या कर रहे थे? कुछ हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट से लिया, स्टेट से लिया, और कुछ इन्होंने खुद मिलाया, और एक ब्रांच वहां पे खुलवा दी आरआरबी के नाम से, और उसका एक नाम रख दिया जो भी, जैसे यहां पे रखा है प्रथम बैंक। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट बैंक था, तो मुरादाबाद यूपी में खोला गया था। तो ऐसे चलता था इनका। ठीक है, अब अब इसमें क्या है? अब देखिए क्या होता है। क्या आपने कभी सुना है पीएसएल?
प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, क्या ये सुना है पहले आपने कभी? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, पीएसएल, नहीं सुना है? ठीक है, हाँ ठीक है। तो देखिए क्या होता है, मैं इसको जोड़ के बता देता हूं आपको। आपने देखा हुआ है लेकिन आपको ध्यान नहीं है या अवेयर नहीं थे अभी तक कि ऐसा भी है। देखिए पीएसएल क्या होता है, बैंक के पास, लेट सपोज कोई भी बैंक है, मैं कमर्शियल बैंक मान लेता हूं, कमर्शियल में सारे आ गए, कोई भी कमर्शियल बैंक है, इस कमर्शियल बैंक के पास मान लीजिए डिपॉजिट में पड़े हैं कितने, 100 करोड़ रुपए, ठीक है। तो 100 करोड़ रुपए कोई भी बैंक, कोई भी कमर्शियल बैंक क्या चाहेगा कि मैं ऐसे आदमी को लोन दूं और इस कैटेगरी को लोन दूं कि मेरा वापस भी आ जाए विद इंटरेस्ट और मुझे प्रॉफिट भी हो जाए। ये उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि नहीं रहेगी, किसी भी बैंक की, ठीक है। हाँ, तो अगर ये सारे कमर्शियल बैंक जिसमें कि इंक्लूड आरआरबी और कोऑपरेटिव भी हैं, तो ये तो फिर से किसको लोन देंगे, ये तो उसी आदमी को लोन देंगे जो इसको पे बैक करे और वो सब करे, अच्छा इंटरेस्ट दे। तो फिर पुअर की डिमांड्स कहां पे कैटर हुई हैं? तो पुअर तो बेचारा ऐसे कैसे रह गया, फिर फायदा ही क्या है? नहीं हो पाया ना। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक इंट्रोड्यूस किया था पीएसएल कैटेगरी को। क्या बोलते हैं इसको? पीएसएल कैटेगरी को, ठीक है। क्या बोलते हैं? पीएसएल कैटेगरी को, ठीक है। अब ये पीएसएल कैटेगरी क्या थी कि जो आपके पास टोटल डिपॉजिट पड़ा है बैंक के पास, जो भी टोटल डिपॉजिट पड़ा है, इसका 40%, कितने परसेंट? 40%, जो अभी है मैं वो बता रहा हूं आपको, 2022 के अंदर जो है, इसका 40% आपको कुछ कैटेगरी वाइज देना है, जो हम बताएंगे। तो पीएसएल कैटेगरी क्या हो गई? सेक्टर का मतलब है किस एरिया में देना है, लैंडिंग का मतलब है लोन देना, और प्रायोरिटी देनी है आपको कि आपके पास अगर 100 करोड़ आया तो आपको उसमें से 40 करोड़ रुपए हमारे प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। कि सबसे पहले जैसे 18% जाएगा किसमें? एग्रीकल्चर को, ठीक है। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, अलाइड एक्टिविटी जितनी भी है 18% जाएगा। इसलिए आपने मैम देखा भी होगा कि जो मिनी डेयरी स्कीम्स आती हैं आपके डिपार्टमेंट में जो आती हैं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, बैंक उसमें लोन देता है कि आप इतने गाय भैंस बांध लो, ये कर लो, और बैंक आपको लोन देगा। तो दैट कम्स अंडर द पीएसएल कैटेगरी ऑफ द बैंक। बैंक उसको डिनाई नहीं कर सकता है क्योंकि बैंक के पास एक टारगेट है। कितना टारगेट है? 40% का। उस 40 में से 18% किसको देने हैं? एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज को देने हैं। तो वो मना नहीं कर सकता है। अब स्कीम किस डिपार्टमेंट से आई? एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से आई। क्या करना है भाई? इतने पशुओं वाले को इतना लोन देना है, ठीक है। तो ब्रांच के पास वो ऑर्डर आया, आपने जो है उसको वेरीफाई किया और बता दिया कि इसको देना है। तो एक कमेटी बनती है, उसमें आप पास कर देते हो और फिर वो जो है लोन कर देते हैं। तो ये है। उसके बाद जैसे वीकर सेक्शन को जो है 7.5%, जो टोटल आपका 40% है, इसमें से 7.5% जो है वीकर सेक्शन को देना पड़ेगा। वही जो येलो कार्ड्स हैं, जिसके राशन कार्ड्स या पिंक कलर के राशन कार्ड है, उन सबको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको हाउसिंग को भी देना पड़ेगा, हाउसिंग के लिए, रूरल हाउसिंग के लिए देना पड़ेगा। उसके बाद आपको एजुकेशन के लिए देना पड़ेगा। तो हर बैंक के ऊपर, अब मान लीजिए हाउसिंग के लिए तो सब ले लेंगे, आपके बड़े बड़े सेक्टर्स के अंदर जो लोग बैठे हैं वो ले लेंगे, और अगर एक ही कैटेगरी होती तो वो बैंक उसका अकाउंट भी अपडेट करके दिखा देता कि देखो जी मैंने तो दे दिया, 40% हाउसिंग में दे दिया। लेकिन फिर वीकर सेक्शन को कैसे मिलेगा, एग्रीकल्चर को कैसे मिलेगा, एजुकेशन बच्चों को कैसे मिलेगा? तो इसीलिए कुछ कैटेगरी यहां पे बना दी गई है, और उनमें स्पेसिफिक मेंशन किया गया है कि इतने परसेंट इस कैटेगरी को देना है, इतने परसेंट इस कैटेगरी को देना है। तो इसी कैटेगरी को फॉलो करना होता है बैंक को वाइल लैंडिंग टू द पब्लिक, ठीक है। तो इसी को हमने बोला प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। क्या समझ में आया प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या है? कि जब भी लोन दोगे तो आपको इस प्रायोरिटी को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, मना नहीं कर सकते आप। तो अब मैंने बोला 40% है ये, तो 40% किसके लिए है? 40% है आपका पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक,
प्लस फॉरेन बैंक्स। शेड्यूल कमर्शियल बैंक में ये 3 बैंक थे, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन बैंक। ठीक है, इन तीनों को कितना कितना देना है, 40-40% देना है। लेकिन उसके अंदर दो और थे, शेड्यूल कमर्शियल बैंक के अंदर दो कैटेगरी और थी, और वो दो कैटेगरी कौन सी थी, एक था आरआरबी और एक था कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, इनके लिए कितना है, इनके लिए है 75%। सोचिए, वो 40, उनके लिए कितना है 40, इनके लिए कितना है पीएसएल कैटेगरी टारगेट, पीएसएल टारगेट कितना है 75%। क्योंकि इनको खोला ही उस मोटिव के लिए गया था ताकि ये रूरल इंडिया के अंदर या रूरल इकोनॉमी को डेवलप करें या पुअर निडी की हेल्प करें। तो इसलिए इनका पीएसएल का टारगेट कितना है 75%। इसलिए आप कभी भी देखेंगे रीजनल रूरल बैंक या सहकारी बैंक जिसको आप बोलते हैं, कोऑपरेटिव बैंक, ये सारे के सारे जो हैं गांव में ही ऑपरेट करते हैं और गांव वालों को ही लोन देते हैं, मोस्टली फार्मर्स वगैरह को, या छोटे जैसे किसी ने धूप अगरबत्ती का कारखाना लगा दिया, मोमबत्ती का कारखाना लगा दिया, इन सबको देते हैं वो। ठीक है, क्या समझ में आया कि टारगेट आरआरबी के लिए कितना है पीएसएल 75%, अदर बैंक्स के लिए कितना है, फॉरेन हो, प्राइवेट हो या फिर आपका पब्लिक सेक्टर बैंक हो, 40%। ठीक है, अब ठीक है, तो ये आपका आरआरबी कंप्लीट हुआ भाई, इतना ही जानना है आपको आरआरबी के बारे में। ठीक है, क्यों डेवलप किए गए थे, क्या क्या उसके प्रोविजंस थे, कैसे वो काम करते हैं, कितना कितना शेयर रहता है। ठीक है, और जो है आपका पीएसएल कितना है उसके लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका आरआरबी। अब मैं नेक्स्ट चलता हूं किसके ऊपर, कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर। कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है, देखिएगा कोऑपरेटिव क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं सहकारी बैंक। सुना होगा ना, बोर्ड देखे होंगे, सहकारी बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, ऐसे सुना होगा आपने काफी। हाँ, तो अब ये क्या है देखिएगा, सबसे पहली बात तो मैं इसको बता देता हूं, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, कि ये दो तरह के होते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, और एक होता है आपका स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। कितने टाइप के हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। अब मैं अगर बोलूं कि दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, स्टेट कोऑपरेटिव अलग ऑपरेट करते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव अलग ऑपरेट करते हैं, प्लीज ध्यान से समझना है इसको, बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं यहाँ। ठीक है, अब अब जैसे आरआरबी में हमने देखा था कि शेयरिंग कितने की रहेगी, 3 की रहेगी, किस किस की, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और आपका स्पॉन्सर्ड बैंक। यहां ऐसा कुछ नहीं है, यहां ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो सहकारी बैंक है या कोऑपरेटिव बैंक है, चाहे वो अर्बन कोऑपरेटिव हो चाहे वो स्टेट कोऑपरेटिव हो, दीज आर ओन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। कौन कौन ओन करती है इनको, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, पूरा शेयरिंग, पूरा हिस्सा किसका होता है, स्टेट गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, अब रेगुलेट कौन करता है, तो कुछ रेगुलेशन का काम तो स्टेट गवर्नमेंट का है, और इसके अलावा पार्शियली जो रेगुलेट किया जाता है, पार्शियली इनको रेगुलेट करने का काम आरबीआई का भी है, रेगुलेटेड बाय आरबीआई। ठीक है, तो आरबीआई भी इनको रेगुलेट करता है। ठीक है, अब क्या इनके लिए भी कोई एक्ट आया था, जैसे हमने आरआरबी के लिए देखा था ना, आरआरबी के लिए देखा था ना, आरआरबी एक्ट 1976 आया था, तो क्या इनके लिए भी कोई एक्ट आया था, जी नहीं। तो इनको अगर खोलना है, इनको अगर खोलना है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, और रजिस्ट्रेशन जो होता है किस में करवाना पड़ता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912,
ये एक एक्ट था जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए आया था, उसके तहत इनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। कोऑपरेटिव का मतलब समझिए, कोऑपरेटिव का मतलब समझिए कि ये एक एरिया है। मैं पहले एक बार थीम क्लियर कर देता हूं इसकी। ये कोई रूरल एरिया है या अर्बन एरिया जो भी, और यहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइप की पॉपुलेशन रह रही है, एक अलग टाइप की। जैसे अगर मान लीजिए आप बॉम्बे में देखेंगे तो एक अलग टाइप का काम चलता है, दिल्ली के अंदर देखेंगे तो एक अलग टाइप का चलता है, ठीक है। और अगर ईस्ट साइड में जाएंगे तो एक अलग टाइप का काम। तो जहां जैसी कंपोजिशन है, जहां जैसी वर्किंग है, उसी के अकॉर्डिंग कुछ आदमी यहाँ पे क्या करते हैं, मिलते हैं। कुछ आदमी यहाँ पे क्या करते हैं, मिलते हैं, और ये अपना खुद का एक बैंक स्टार्ट कर देते हैं। खुद का क्या करते हैं, बैंक स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि ग्रास रूट पे जो कॉमन प्रॉब्लम चल रही है, जैसे मेरे गांव की जो प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली वो स्टेट गवर्नमेंट इतना अच्छे से नहीं जान पाएगी या सेंट्रल गवर्नमेंट इतना अच्छे से नहीं जान पाएगी जितना मेरे गांव के लोग उसको समझते होंगे, है ना। तो स्पेसिफिक लोकल पॉपुलेशन से डील करने के लिए ये कोऑपरेटिव बैंक खोले गए थे कि इसने कुछ हिस्सा डाल दिया, इसने कुछ हिस्सा डाल दिया, इसने कुछ, इसने कुछ, ठीक है। और अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये लोन दे रहे हैं, छोटे छोटे लोन दे रहे हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स दे रहे हैं, ठीक है। कौन से दे रहे हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स, फसल के लिए, बस 5-6 महीने के लिए। तो अब ये देंगे, और ऐसे ही आदमी को लोन मिलेगा कि वो डिफॉल्ट भी ना करे, है ना। पता चलेगा इन्हें कि कौन कैसा आदमी है गांव में। तो ऐसे ही आदमी को लोन दिए जाएंगे, और इसीलिए क्योंकि ये सबके कॉपरेशन से चल रहा है तो इन्हें बोला गया कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। क्या ये समझ में आया, इतना इतना समझ में आया, थीम क्लियर है। ठीक है। चलिए आगे। अब देखिए, अब पहले मैं ले लेता हूं किसको, पहले मैं ले लेता हूं अर्बन कोऑपरेटिव्स को। अर्बन कोऑपरेटिव्स को, जी इलेक्शन होता है मैम इसका। हाँ देखिएगा क्या होता है, देखिए क्या होता है। यहाँ पे जो भी सहकारी बैंक चलाएंगे, आप किसी भी गांव में पता करना, अगर कोई किसी ने जॉब की हो वहां पे, उनका एक स्टाफ भी रहता है अलग से, ठीक है। और ये प्योरली क्या करते हैं, देखिए गांव के अंदर क्या होता है, क्या मैं बोल दूं कि कुछ लोग सिर्फ लेंडिंग का ही काम करते हैं, लोन देने का काम करते हैं, ब्याज पे पैसा देने का काम करते हैं वो लोग। अब लेकिन वो किसी स्ट्रीमलाइन के तहत नहीं कर पा रहे हैं, या एक ऐसे सिस्टम के साथ नहीं कर पा रहे हैं। वो क्या करते हैं, जैसे मैंने जो लोकल देखा हुआ है, कि जैसे मुझे पैसे की जरूरत है तो मैं किसी गांव में अच्छे से आदमी के पास गया और मैंने बोला कि मुझे इतने पैसे चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि मेरे को पैसे दे दिए, और अपने बही जो होती है, एक अकाउंट होता है रेड कलर की, एक बुक सी होती है, ठीक है। उसके अंदर वो क्या कर देते हैं, लिख देते हैं कि भाई इस आदमी ने इतने इतने ब्याज पे इतने टाइम के लिए इतना पैसा लिया है, और गिरवी जो रखा है वो मेरे पास ये रख दिया है, जो भी है। तो काम तो वो भी बैंक वाला ही कर रहे हैं एक तरह से, लेकिन वो एक सिस्टम के तहत नहीं चल रहा है, ठीक है। उस सिस्टम को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया कहीं पे, ठीक है। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर कोई लीगल बैकिंग नहीं है उसकी, ठीक है। तो इस वजह से क्या किया कि ये काम भी चलता रहे, और इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग या लीगल एंगल भी मिल जाए इसको। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसी गांव से ऐसे 4-5 आदमी को छाट के इलेक्शन करवा के, जिसको गांव वाले ये कह दे कि हाँ यार ये ठीक है, ठीक है। तो कुछ मेंबर्स को सिलेक्ट करके कोऑपरेटिव बैंक खुलवा दिए, भाई अब कर लो लेंडिंग तुम, और तुम्हारे पास अगर कैपिटल या फाइनेंस की कमी भी रहेगी तो हम आपको थोड़ी बहुत कैपिटल भी दे देंगे, स्टेट गवर्नमेंट कहती है ये। तो आगे ये लैंडिंग करते हैं, प्योरली प्रॉफिट पे काम करते हैं थोड़ा सा, लेकिन एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं कमाते हैं कमर्शियल बैंक या उसकी तरह, पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर बैंक की तरह, लेकिन हल्का फुल्का प्रॉफिट चलता है जिससे कि ये सस्टेन कर पाए, ठीक है। अब गवर्नमेंट को इससे क्या हुआ कि इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम आ गया, वैसे तो हो सकता है कोई 20-40% पे दे रहा हो, अब वो एक लिमिटेड इंटरेस्ट रेट के साथ ही लोन दे पाएंगे। तो इसलिए ये कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। तो अब आ जाता हूं मैं अर्बन कोऑपरेटिव पे। तो यहां पे मैंने अभी आरआरबी जब आपको पढ़ाया, अभी जब मैं आरआरबी की बात कर रहा था, तो मैंने किसकी बात की थी, रूरल पॉपुलेशन की बात की थी, रूरल पुअर्स की बात की थी, या वीकर सेक्शन की बात की थी, हुई थी ना।
तो यहां तो रूरल एरिया में तो आप चले गए आरआरबीज के तहत, लेकिन क्या मुझे बताइए, क्या अर्बन एरियाज में पुअर नहीं है क्या? क्या अर्बन एरियाज में आपका वीकर सेक्शन नहीं एग्जिस्ट करता क्या? करता है, बिल्कुल करता है, ठीक है। तो उनके लिए क्या है यहाँ पे, ठीक है। और अर्बन वाले जो पुअर हैं उनका काम अलग टाइप का रहता है। जैसे गांव में अगर कोई पुअर है तो वो खेती दिहाड़ी कर लेगा, मजदूरी कर लेगा वहीं पे, ठीक है। लेकिन जो अर्बन पुअर हैं वो क्या करते हैं, वो किसी शॉप पे काम कर लेंगे या किसी फैक्ट्री में काम कर लेंगे, है तो पुअर ही वो, लेकिन उनका काम बदल गया है अर्बन एरियाज में। तो इसीलिए इन अर्बन पुअर वीकर सेक्शन को क्या करने के लिए, फाइनेंस अवेलेबल करवाने के लिए, या स्मॉल बिजनेस ओनर्स जो थे, छोटे छोटे दुकानदार कहीं नुक्कड़ पे दुकान खोल के बैठ गए या ऐसे करके, तो स्मॉल बिजनेस ओनर्स जो थे उन सबको बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल करवाने के लिए, कैपिटल फाइनेंस अरेंज करवाने के लिए ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक खोले गए थे, ठीक है। क्लियर हुआ ये, ठीक है, ठीक है। अब अब ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है ना, मैं यूसीबी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, अब ये है ना दो तरह के हैं। अब ये दो तरह के, दो तरीके से ऑपरेट करते हैं, आप ये समझ लीजिए। इनको इतनी पॉपुलैरिटी मिली, इतना सारा फेम आ गया इसके पास कि, एक सेकेंड, इतना सारा फेम आ गया कि कुछ तो ये कहां चले गए, मल्टी स्टेट में ऑपरेट करने लग गए, ठीक है। और कुछ जो थे सिंगल स्टेट के अंदर ही ऑपरेट कर रहे थे, कुछ जो है सिंगल स्टेट के अंदर ही ऑपरेट कर रहे थे। जैसे मान लीजिए कि आपने सुना होगा हरियाणा कोऑपरेटिव बैंक, हरियाणा कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये एक तरह का क्या हो गया, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो गया। लेकिन इसने बिजनेस इतना अच्छे से किया, इतना अच्छे से किया, एक शहर से दूसरे शहर, चौथे शहर, 10वें शहर करके पूरा हरियाणा कवर कर लिया। अब ये एक्सपेंशन की सोच रहा है कि किसी दूसरी स्टेट में भी काम किया जाए। तो जिन कोऑपरेटिव बैंक ने अदर स्टेट में भी एंट्री कर ली, उन्हें हमने बोला मल्टी स्टेट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। कई, अब जैसे नाम एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं, जैसे पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक है, पंजाब, ये आजकल न्यूज में भी चल रहा था अभी लास्ट ईयर, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, ये लास्ट ईयर न्यूज में था भाई, ठीक है। स्कैम कर दिया था इन्होंने, ठीक है। तो पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का क्या मतलब है, पंजाब से स्टार्ट किया और महाराष्ट्र में फिर सेकंड स्टेट में एंटर किया, अब दो स्टेट में ऑपरेट कर रहा है, इसलिए इसको मल्टी स्टेट बोला गया। कुछ सिंगल स्टेट है, ठीक है, कि उस स्टेट में ही उनका जन्म हुआ है और उसी स्टेट में वो ऑपरेट कर रहे हैं, अभी तक कहीं बाहर नहीं गए हैं, ठीक है। तो ये थे आपके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, क्लियर है। अब इसकी आगे की जो स्टोरी है वो बाद में बताऊंगा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एक बार, ठीक है। मैंने बताया था ना ये दो तरह के हैं, अर्बन कोऑपरेटिव और दूसरा कौन से है, स्टेट कोऑपरेटिव। अब स्टेट कोऑपरेटिव वो बैंक नहीं है जो आप सोच के चल रहे हो। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। अब अब आपको ऐसा देखिए, अब मान लीजिए आप बिना पढ़े चले जाते हैं और ऐसा कुछ आ जाता है क्वेश्चन, और मैं बोलता हूं, मैंने एक स्टेटमेंट लिख दी कि जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है एससीबी प्रोवाइड इंटरेस्ट एट अ वेरी लो रेट, तो आपको लगेगा कि हाँ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है देता होगा, है ना, आपको स्टेटमेंट थोड़ी ठीक लगेगी। लेकिन क्या हो कि मैं इसका सबसे पहला प्रोविजन ही आपको ये बताऊं कि दीज बैंक डू नॉट प्रोवाइड लोन्स, डू नॉट प्रोवाइड लोन्स, ये देते ही नहीं है लोन। तो फिर बात क्या है, तो कर क्या रहे हैं फिर ये, है ना। जब लोन ये नहीं दे रहे हैं और नाम इनका कोऑपरेटिव बैंक है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, तो फिर ये कर क्या रहे हैं, तो ये जो काम कर रहे हैं ये कर रहे हैं रेगुलेशन का, किसका, रेगुलेशन का,
रेगुलेट कर रहे हैं। जैसे जैसे क्या, जैसे आपने देखा था कि ऊपर एक आरबीआई बैठा है और उसके नीचे सारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक को ऑपरेट करने का काम किसका था? आरबीआई का था। तो वैसे ही वैसे ही स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो है, ये भी रेगुलेटर है। जो किसको रेगुलेट कर रहा है? डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स को, है ना? देखा है कहीं पे द रोहतक कोऑपरेटिव बैंक, या फिर ऐसे लिखा होगा द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक रोहतक, ऐसे करके लिखा होगा। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बोलिए या ये सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक बोलिए, एक ही बात है। ठीक है, तो इनको रेगुलेट करने का काम किसका है? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का है। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्या है? हाँ, तो ये क्या कर रहे हैं? रेगुलेशन का काम कर रहे हैं। और क्या काम कर रहे हैं? ये फंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रोवाइड फंड्स किसको? किसको? टू अदर कोऑपरेटिव। अदर कोऑपरेटिव कौन से हो गए? जैसे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव, ठीक है, जिनका एक नाम और क्या है? सेंट्रल कोऑपरेटिव। इनको फंड्स देने का काम कर रहे हैं। देखिए, स्टेट कोऑपरेटिव जो होते हैं ना, आप कभी भी बजट पढ़ेंगे ना, जब कभी भी बजट पढ़ना, और खासकर स्टेट गवर्नमेंट का बजट पढ़ना, तो आपको उसमें कोऑपरेटिव बैंक के लिए अलग से जो है फंड दिया जाता है। प्रोविजन होता है बैंक के अंदर, ना सॉरी, बजट के अंदर, कि हमने जो है, जैसे हरियाणा का जब भी बजट आएगा तो वो बोलेंगे कि हाँ, हमने जो है कोऑपरेटिव बैंकों के लिए 5,000 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। ठीक है, तो ये सारा पैसा किसके पास आ जाएगा? स्टेट कोऑपरेटिव के पास आ जाएगा। अब स्टेट कोऑपरेटिव उस सारे फंड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा कहां? डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव या सेंट्रल कोऑपरेटिव को आगे। ठीक है, ठीक है, ऐसे ये काम करते हैं। और ऑब्जेक्टिव इनका क्या है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का? ओनली एंड ओनली पब्लिक वेलफेयर। सिर्फ क्या है? पब्लिक वेलफेयर। हालांकि प्रॉफिट ये कमाते हैं, लेकिन इतना ही कमाते हैं जिससे कि सस्टेन हो उसके बस। तो पब्लिक वेलफेयर, इसलिए जो है स्टेट गवर्नमेंट बजट के थ्रू इनको कुछ पैसा जो है अलॉट टाइम टू टाइम करती रहती है। ठीक है, अब अब जो है, यहां पे आ जाओ। ऊपर हो गया आपका स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, जो पूरे स्टेट में एक ही होगा। ठीक है, ऑडिबल हूं मैं? हेलो?
हेलो। ठीक है। ठीक है। देखिए मे भी रिकॉर्डिंग में कुछ दिक्कत आ सकती है आज इस क्लास में। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव, इन सबको ऑपरेट कौन कर रहा है? स्टेट कोऑपरेटिव, जो डायरेक्टली किसके अंडर है? स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है। इसके ऊपर कौन बैठा है? स्टेट गवर्नमेंट, जो इसको सब कुछ अवेलेबल करवाती है। ठीक है। तो ठीक है, देखिएगा, अब ये जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव हैं, ये आगे फंडिंग का काम करते हैं। कहां पे किसको फंड देते हैं? वही सारे बिजनेस स्मॉल बिजनेसेस को क्या करते हैं? ये फंडिंग अवेलेबल करवाते हैं। आपके जो अदर है, जैसे देखिए, जो आरआरबी थे ना, वो स्पेशली किसको कर रहे थे? लेबर क्लास को कर रहे थे, फार्मर्स को कर रहे थे। हालांकि फार्मर्स को ये भी करेंगे, फार्मर्स वगैरह को ये भी करेंगे। ठीक है। लेकिन क्योंकि ये मोस्टली जो है ऐसे एरियाज में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बैठे हैं, तो मोस्टली जो इनकी फंडिंग रहती है वो किसी ना किसी बिजनेस पर्पज से रहेगी। ठीक है। जैसे वही मैंने बताया था कि आप किसी ने मोमबत्ती का, अगरबत्ती का, धूप का, मसालों का छोटा मोटा बिजनेस पैकेजिंग का कर दिया है, उन सबको जो फंडिंग का काम है वो सारा कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव करेगा, जो किसके अंडर में है? स्टेट कोऑपरेटिव के है। और स्टेट कोऑपरेटिव किसके अंडर है? स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है। ठीक है। यहाँ पे कोई किसी अदर बैंक का या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये मान लीजिए हो गया हमारा क्या? स्टेट। ठीक है। ये हमारा हो गया स्टेट, हरियाणा मान लीजिए। तो यहां पे कौन है? स्टेट कोऑपरेटिव है, एक स्टेट कोऑपरेटिव हो गया। ठीक है। और इसके अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, मान लीजिए ये एक डिस्ट्रिक्ट है। तो इसमें कौन ऑपरेट करेगा? डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव करेगा, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव करेगा। फिर याद करो, अब काम आएगा कि मैंने एक अलग से बताया था अर्बन कोऑपरेटिव। कुछ डिस्ट्रिक्ट कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे होते हैं जो बड़े हैं, लार्ज पॉपुलेशन है। अगर आप हरियाणा कंसीडर करते हो, गुड़गांव को देखिए। ठीक है। या पंचकुला को देखिए थोड़ा सा, या फरीदाबाद को देखिए, फरीदाबाद या गुड़गांव को देखिए, पंचकुला तो खैर नहीं होगा। तो ऐसी भी कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जो बहुत लार्जर अर्बन एरिया है। ठीक है। तो वो इसी के अंदर रख लूं मैं, कि कुछ सिटी मान लूं, इसको सिटी मान लूं इस डिस्ट्रिक्ट में। या इधर ही एक ऐसी सिटी, एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो बहुत बड़ी सिटी है। तो इस सिटी में स्पेशली कौन ऑपरेट करेगा? अर्बन अर्बन कोऑपरेटिव। तो अर्बन कोऑपरेटिव अलग ही है ना, वो स्टेट कोऑपरेटिव के अंडर है। इनकी एक अलग लाइन लेंथ है, इसकी एक अलग है। ठीक ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट ही कर रही है। अर्बन कोऑपरेटिव अलग काम कर रहे हैं, स्टेट कोऑपरेटिव, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव अलग काम कर रहे हैं। अब इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक छोटा सा गांव भी है। क्या है? एक छोटा सा गांव भी है। ठीक है। ये विलेज है। ठीक है। ये विलेज है, गांव है। तो इस विलेज लेवल पे कोऑपरेटिव की कौन सी एजेंसी काम कर रही है, कौन सा पार्ट काम कर रहा है? तो इसमें आपकी है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, क्रेडिट सोसाइटी। ठीक है। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। ठीक है। ये बिल्कुल विलेज लेवल पे काम करते हैं। तो सबसे ऊपर स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के नीचे स्टेट कोऑपरेटिव, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव, और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव के नीचे प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, जो विलेज लेवल पे काम करते हैं। हालांकि एचसीएस में इतना ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, मैं पहले ही बता रहा हूं, ये बहुत एक्स्ट्रा है। ठीक है। ये यूपीएससी लेवल का है, लेकिन फिर भी क्या पता मुसीबत, क्या पता कहां से आ जाए। ठीक है। तो ये हो गया। और ये सारे के सारे क्या करते हैं? शॉर्ट टर्म लोन देते हैं। क्या करते हैं? शॉर्ट टर्म लोन देते हैं। प्लीज याद रखना, कोई भी लॉन्ग टर्म लोन नहीं देगा 8-10 साल के लिए, नहीं।
छोटे छोटे लोन देंगे और शॉर्ट टर्म के लिए देंगे। अगर आपको अगर आपको लॉन्ग टर्म लोन चाहिए तो लॉन्ग टर्म लोन, मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर की ही या अलाइड एक्टिविटीज की, ठीक है, तो इसमें शॉर्ट टर्म अगर आपको लोन चाहिए तो आप जा सकते हो आरआरबी के पास जा सकते हो, आप जा सकते हो कोऑपरेटिव बैंक्स के पास जा सकते हो, ठीक है। यहां से आपको क्या मिल जाएगा, बिल्कुल लो रेट पर शॉर्ट टर्म लोन मिल जाएंगे। लेकिन अगर इसी चीज में आपको लॉन्ग टर्म लोन चाहिए, लॉन्ग टर्म लोन चाहिए मतलब शॉर्ट टर्म का मतलब मेरे यहाँ पे है सोइंग के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए छोटा छोटा लोन चाहिए आपको। लेकिन आपको चाहिए ट्रैक्टर है, मशीनरी चाहिए, आपको कंबाइन खरीदनी है, आपको ट्रैक्टर खरीदना है, ठीक है, आपको सीडर खरीदना है, ठीक है। तो ऐसी जब मशीनरी, हैवी मशीनरी यूज जो होती है एग्रीकल्चर के अंदर, उसके लिए बड़ा पैसा और लंबे समय के लिए चाहिए, तो यू हैव लैंड डेवलपमेंट बैंक। कौन से होते हैं भाई, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। ये हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, आपने देखा हो तो, ठीक है। लैंड डेवलपमेंट, ये आपको बड़ा पैसा देंगे और लंबे समय के लिए देंगे, जैसे 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, ऐसे पैसा देंगे, ठीक है। साथ में आपकी जमीन जरूर रखवा लेंगे ये, ठीक है। तो ये है, तो लॉन्ग टर्म के लिए लैंड डेवलपमेंट बैंक, शॉर्ट टर्म के लिए रूरल एरियाज में या अर्बन पुअर्स वगैरह के लिए आपके आरआरबी और कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। हम्म। तो ये आपका कंप्लीट हुआ बैंकिंग। और कौन सा पोर्शन बैंकिंग का, हमने जो बात की थी शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ये हमारे कंप्लीट हो गए। शेड्यूल कमर्शियल बैंक ये आपके कंप्लीट हो गए। इसमें सबसे पहले हमने जैसे देखा पब्लिक सेक्टर बैंक्स, वो देख लिए। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, वो देख लिए। उसके बाद फॉरेन बैंक्स, वो देख लिए, हालांकि ये इनके नाम नाम देखने थे बस हमें। उसके बाद हमने मर्जर और इनका नेशनलाइजेशन और वो सब देख लिया, आरबीआई का पोर्शन देख लिया। उसके बाद शेड्यूल कमर्शियल बैंक का ही पार्ट थे आरआरबी, वो हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद कोऑपरेटिव, ये हमारे कंप्लीट हुए। क्लियर है। अब हमने जो दूसरा पोर्शन करना है वो वापस मैं आरबीआई पे आपको लेके आऊंगा, वापस आरबीआई पे लेके आऊंगा। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज आरबीआई वाला लेक्चर देख लें या दोबारा देख लें, जो भी इच्छा हो आपकी। इसमें मैं आपको कराऊंगा कि काम मॉनेटरी पॉलिसी को लेके जब आता है आरबीआई तो काम कैसे चलता है, पूरी इंडिया के अंदर जो सर्कुलेशन ऑफ मनी हो रहा है उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, कब प्रिंटिंग करनी होती है, कब नहीं करनी होती, कितनी प्रिंटिंग करनी होती है, अगर इन्फ्लेशन हो जाए तो उस टाइम पे मनी सप्लाई का क्या किया जाएगा, डिफ्लेशन आ गई तो क्या किया जाएगा, पेंडेमिक आ गया जैसे अभी कोविड आया था, इस टाइम पे मनी सप्लाई को कैसे जो है आड़ा तिरछा किया जाएगा जिससे कि हम सस्टेन करें, इकोनॉमी ग्रो करें। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी आज हम रात को करेंगे, ठीक है। क्लियर है। और इस मॉनेटरी पॉलिसी, ये थोड़ा लंबा टॉपिक रहेगा, मे बी लग सकता है 2 लेक्चर लग सकते हैं मुझे इसमें, तो बड़े इत्मीनान से करेंगे। लास्ट जो क्वेश्चन निकल के आया था आपका एचसीएस का, वो भी यहीं से निकल के आया था, रेपो रेट, शायद रेपो रेट पूछा था, ठीक है। तो ये यहां से क्वेश्चन आया था, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दीजिए।